हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने आपका जो लेक्चर लिया हुआ था केमिस्ट्री में, और इसके लिए मैं आगे जो बेकिंग सोडा है वहाँ तक मैं करा चुकी थी, और मैं अभी फिर से रिवाइज़ करवा के बेकिंग सोडा को फिर दिन आगे प्रोसीड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, DSSB का जो नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है उसके लिए लेक्चर हैं ये सारे, और जितना भी आपका यूपी का या KVS या फिर NVS के जो भी आपके TGT साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो लोग भी फिज़िक्स केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको देख लें, समझ लें और इससे बेनिफिट्स ले लें। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं जो है TGT PGT की बायोलॉजी की और फिर DSSB की और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ फ्रेंड्स, और जो कि टोटली फ्री हैं। तो आप इस पर फ्रेंड्स आकर के इसको देखिएगा, समझिएगा और सपोर्ट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। और आगे जो है यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है उसके बारे में मैंने बताया था। तो देखिए, जो बेकिंग सोडा है उसको हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, जैसे को हम लोग जो खाने वाला सोडा है फ्रेंड्स आपको ये पता होगा, और जो बेकिंग पाउडर होता है एक वो होता है। तो देखिए, जो बेकिंग सोडा है उसको हम लोग जो है किचन में यूज़ करते हैं। और होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो है इसका जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल नेम है, वो हमें देखना है, उससे हमें मतलब है यहाँ पे। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaHCO3 होता है। और ये जो है जब प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको, जब सोडियम क्लोराइड जो है इसके लिए भी एक रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड जो है। तो सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, और देन यहाँ पे आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ओके, तो देन यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने बना लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पे जो pH होती है, ठीक है, जो pH होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें जो है ऊपर, अब उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो है एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। और इसमें जो रिएक्शंस होती है उसको देखिएगा, ये क्या होती है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ओके, और यहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है ना। यहाँ पे ये इसकी रिएक्शन है फ्रेंड। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसके बहुत सारे हाउस होल्ड यूजेज़ हैं, और उसका एक यूज़ क्या है बेकिंग सोडा का, इसमें जो है होता ये है कि फ्रेंड ये बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज़ किया था। अब बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है आप जनरली जैसे कि जो भी आपको नमकीन चीज़ें हैं, जैसे कि आप जनरली इसको आप जैसे दही बड़े लोग घर में बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर का जो यूज़ होता है फ्रेंड्स वो बेकिंग इंडस्ट्री जैसे कि कुकीज़ वगैरह में, बिस्किट्स में, केक में, और दोनों को बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा को दोनों को भी मिला करके यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेज़ हैं इसके। तो यहाँ पे हमें केमिकली ये किस तरह से डिफरेंट है ये समझना है। तो यहाँ पे देखिए, जो मिक्सचर है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और इसमें क्या करते हैं, कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड मिला देते हैं, ठीक है, जो कि खाने वाला एसिड होता है, टार्टरिक एसिड है या ऑक्सैलिक एसिड, कुछ भी जो भी डिपेंड करता है। ओके, माइल्ड एसिड होना चाहिए, वो मिला देते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड है। और जो बेकिंग पाउडर होता है उसको जब हीट करते हैं और इसको वाटर के या फिर वाटर के साथ जब इसको मिक्स कर देते हैं तो रिएक्शन होती है। और ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जो किसी भी एसिड से आपको क्या रिलीज़ हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एसिड जो होते हैं आपको पता है वाटर में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी फ्रेंड्स, वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, इसी से रिलेटेड है, उसी का पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और फिर उसने हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन कर ली। यहाँ पे इसने क्या दिया, इसने CO2 गैस रिलीज़ कर दी और वाटर मिला और सोडियम सॉल्ट मिला। किसी भी एसिड का जो भी हमने इसमें डाला है उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। ओके, तो सोडियम टार्ट्रेट मिल जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। ये क्या करती है, ये ब्रेड को या केक को क्या करती है, राइज कर देती है, इसको स्पॉन्जी बना देती है, उसको सॉफ्ट बना देती है। देखिए आप जो ब्रेड वगैरह देखते हैं कितने ज़्यादा उसमें होल्स बने होते हैं, तो जो CO2 होती है उससे उसके आटे से डो से जो है स्केप करती है तो अपनी जगह बना लेती है, इसलिए उसमें छेद हो जाते हैं। ओके, नाउ केक भी बहुत ज़्यादा ही स्पॉन्जी होता है, छेद वाला होता है, होल्स होते हैं उसमें। अब यहाँ पे देखिए, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है फ्रेंड, वो जो है आपका एंटासिड जो होता है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो अल्कलाइन होता है और ये क्या करता है, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड पे जब बेस डालते हैं तो वैसे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो स्टमक में जा करके ये क्या करता है, फिर हमें रिलीफ देता है, क्योंकि ये जो एसिडिटी होती है तब इसको लेते हैं तो ये जो है एसिडिटी को जो है ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे जो होता है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज़ होता है फ्रेंड। देखिए इसका यूज़ क्या क्या है। देन वॉशिंग सोडा में देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड होता है,
तो अब इसको क्या करते हैं, ये जो है जो केमिकल होता है वॉशिंग सोडा, उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट .10H2O ये होता है वॉशिंग सोडा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको जो है बेकिंग सोडा को हीट करके ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी दोबारा इसके क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं। कैसे, जो सोडियम कार्बोनेट के, और फिर जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, तो फिर क्या मिलेगा आपको, जो सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। और ये क्या होता है, ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है। यहाँ पे इसकी रिएक्शन है कि जो सोडियम कार्बोनेट है प्लस जब इसको जो है वाटर के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें है, और जब रिएक्शन हुई तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके साथ क्रिस्टल्स बन गए, वाटर के एसोसिएट हो गए, इसके साथ जुड़ गए, तो सोडियम कार्बोनेट .10H2O वॉशिंग सोडा बना लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 10H2O है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है। डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट, क्या ये सोडियम कार्बोनेट को गीला रखता है, भिगाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो दोनों ही केमिकल बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं, ये बताया गया है। अब यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा तो आप जानते ही हैं, सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा, तो इसका यूज़ ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में होता है। ओके, अब यहाँ पे जो है सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरैक्स है, इसमें भी इसका यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका याद रखिएगा। ये से जो इसके यूजेज़ हैं अलग अलग केमिकल्स के वो पूछे जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए, ये जो है जनरल साइंस और कोर जो आपका साइंस का पेपर आता है, मेन साइंस का पेपर, उसमें भी पूछा जाता है। नाउ जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या होता है, वो क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए घरों में यूज़ होता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अब यहाँ पे देखिए ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के क्या वो ड्राई होते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जो क्रिस्टल होता है वो जो है क्या होता है, वो ड्राई होता है। उसमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, जो वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है। और जब वो हीट करते हैं क्रिस्टल्स को तो ये जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है और जो सॉल्ट जो होता है वो वाइट हो जाता है। ओके, देखिए पहले ये जो था ये इसके साथ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर था, जब इसको हीट किया तो वाटर रिमूव हो गया, तो फिर सॉल्ट जो है वो वाइट हो गया, ड्राई हो गया। अब जो है क्या करते हैं, जब इसको मॉइशन करते हैं तो जो क्रिस्टल होते हैं वाटर के साथ जो है वो अगेन जुड़ जाते हैं, वाटर क्रिस्टल्स जुड़ जाते हैं और ये कौन सा कलर प्रोवाइड कर देते हैं, ये ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रिस्टल्स फिर से अपीयर हो जाता है। नाउ अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो फिक्स नंबर होता है किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल का। ओके, और वो जो फार्मूला किसी भी सॉल्ट के फार्मूले में वो प्रेजेंट होता है, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, तो एक यूनिट में। नाउ अब यहाँ पे जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे देख लीजिए जो दिया हुआ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फाइड का फार्मूला, उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम कार्बोनेट के और .10H2O के, वो क्या होते हैं, वो वेट होते हैं, भीगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो दूसरे सॉल्ट्स होते हैं, दूसरे मतलब अगर हम देखें तो होता क्या है कि इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे कि जिप्सम है। ओके, जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिप्सम इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इट हैज़ द केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए जिप्सम का केमिकल फार्मूला भी दे रखा है, ये भी आप याद रखिएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने जो घर बनते हैं, घर की जो सीलिंग होती है इसमें पीओपी आपने बहुत सुना होगा, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिज़ाइंस बनाई जाती हैं ना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जो मेडिकल फील्ड होती है, जो डॉक्टर्स वगैरह प्लास्टर्स करने में, जिसका हैंड फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। वाइट कलर का जो मटीरियल होता है उसको लेप लगाया जाता है, फिर पट्टी बांधी जाती है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जब हीट करते हैं जिप्सम को, जब हीट करते हैं, और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 373 केल्विन होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो खो जाएगा, आई मीन कि वो लूज़ कर जाएगा। अब ये जो होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, हेमी मीन्स होता है आधा, तो इसीलिए यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सिर्फ हाफ हैं। ओके, तो ये जो आपका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी कि CaSO4.12H2O, ये क्या कहलाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और जो सब्सटेंस होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं यहाँ पे दिया हुआ सपोर्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें भी जो मैंने बताई वही चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो वाइट पाउडर होता है और इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं और इसको जिप्सम में चेंज कर सकते हैं। और फिर जब इसको क्या कहते हैं दोबारा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड सॉलिड मास्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हाफ इसमें वाटर मॉलिक्यूल, इसमें कि आपको 1.5 यानी कि 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल और ऐड किया गया है। तो इसको इस तरीके से 2H2O कंप्लीट कर दिया गया है और यहाँ पर जिप्सम में बदल दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है कि जो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अब यहाँ पे ये बताया गया है फ्रेंड्स की जो है जो 2 फार्मूला यूनिट होती हैं कैल्शियम सल्फेट की, वो क्या करती हैं, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करती हैं। इस तरीके से जो है ये हाफ हाफ हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हाफ लिखा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किस लिए, टॉयज़ की मेकिंग के लिए, मटीरियल्स फॉर डेकोरेशन के लिए और फिर सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं ये पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लीजिए ये पूछा गया है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर जो है मेरा ज़रूर देखिएगा, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जितना भी आपको कंसेप्ट क्लियर कराया गया, थ्योरी बताई है मैंने, वो उसमें से ही है, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब आपने क्या क्या लर्न किया उसको हम लोग एक बार रिवाइज़ कर देते हैं, ये अच्छी चीज़ होती है। और फ्रेंड्स NCERT की जो आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी आपके जो चैप्टर हैं, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ओके। और इनकी सबसे अच्छी बात होती है कि जो इनका फिक्स सिलेबस होता है NCERT का, उसी से क्वेश्चंस ये देते हैं ज़्यादातर। थोड़ा बहुत आपको मतलब क्वेश्चन को का वे ऑफ आस्किंग जो होगा पुट करने का वो दूसरा हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट अगर आपने अच्छे से रीड किया, इलैबोरेटेड मैनर में रीड किया है, स्टडी की है, तो आपको ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा सब चीज़ें। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज और मिक्सचर्स ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेस इंडिकेटर जो हमने बताया था उसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या होते हैं, डाई होती हैं, मिक्सचर ऑफ डाइज होती हैं, और इनको जो है एसिड और बेस की प्रेजेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जो एसिडिक नेचर होता है सब्सटेंस का, वो आपका जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होता है उसकी वजह से होता है, और जो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्साइड आयन का, उसकी वजह से क्या होता है, बेसिक नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा सोल्यूशन के लिए, क्योंकि जब आप डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे या कोई सोल्यूशन बनाएंगे, तभी वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होगा, टूटेगा वो, ओके। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद मेटल अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, a salt is formed which has a negative ion composed of the metal and oxygen। अब देखिए यहाँ पे व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो अपने करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर बनता है। एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन जो होते हैं वाटर में, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए। फिर यहाँ पर है फ्रेंड्स देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल कॉल्ड पीएच। पीएच स्केल जो 0 से लेके 14 तक होती है, ठीक है, जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। इस पर किसी भी एसिड की या बेस की या एल्कली की जैसे कि स्ट्रेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ओके। तो जो ये क्या देती है, ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करती है। और न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। और जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है, लेस दैन 7 या 7 से कम होता है। बेसिक सोल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। नाउ अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिविंग बीइंग होती हैं उसमें भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक ऑप्टिमम पीएच रेंज पर होती है। जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स की और या बेस की वाटर के साथ, तो वो जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि सिस्टम में एनर्जी जाती है, वो एनर्जी को लेता है। तो चलिए एनर्जी रिलीज़ होती है, सॉरी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक मतलब जो सिस्टम में एनर्जी जाएगी। नाउ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। और एक 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, सॉल्ट के साथ किसी भी एक फार्मूला यूनिट के साथ प्रेजेंट होता है। सॉल्ट्स में बहुत सारे जो है सॉल्ट्स के यूजेस होते हैं एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में।
नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। कह रहे हैं कि एक सोल्यूशन है वो लाल लिटमस को रेड कर देता है, तो उसकी पीएच क्या होगी। तो आपको पता है कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 4, 5 एंड 10, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 10 करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक दो मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन्स। अब देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं कि जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, वो एग शेल के साथ रिएक्ट करता है और जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। तो सोल्यूशन में क्या हो सकता है, तो अब आप बताइए सोल्यूशन में क्या हो सकता है। ठीक है, वो HCl हो सकता है, सोल्यूशन HCl का होगा, या फिर NaCl का होगा, LiCl का होगा, या KCl का होगा। ना आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस तरीके से हैं। और उसके बाद फिर है आपके पास 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। फ्रेंड्स देखिए, जो भी चैप्टर हैं थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स, उसके बाद जो है मैं जो MCQs हैं केमिस्ट्री के वो तो लेकर आ ही रही हूँ और भी लेकर के आऊँगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, अब एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड। और ये तो इसके लिए एंटासिड आपने पढ़ ही लिया है। ना यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे है बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दी है। राइट द वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ओके, तो ये आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पहली ये वाला ए वाला मैं आपको देखिए बता देती हूँ। डाइल्यूट H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसको कह रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। देन उसके बाद दूसरी वाली देख लीजिए, कह रहे हैं कि डाइल्यूट HCl है, और इसकी जब हम लोग मैग्नीशियम यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, आपकी मेटल की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, एसिड से कराई जाती है, हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये वाली सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेंगे, देन उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आयरन फिलिंग से करेंगे। ओके, देन उसके बाद ये है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई भी जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वेयर एज रेन वाटर डस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया है। एक बार क्या हुआ था कि जो स्टीमर होता है जिससे कि लोग भाप लेते हैं जब कोल्ड हो जाता है या कफ हो जाता है, तो या उसको वेपोराइज़र भी बोलते हैं, उसमें से क्या होता है, जब पानी होता है उस पानी को बॉयल करता है वो, और उसके बाद उसके जो एक छेद या नोज़ल होता है उसमें से बहुत सारी भाप आती है। तो आप उसको अपने नोज़ के थ्रू ले सकते हैं, उसमें विक्स डाल करके, या फिर कोई आपका जो कैप्सूल होता है कफ के लिए या स्नीजिंग के लिए वो डाल करके लेते हैं भाप। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो स्टीमर था वो आया, और बट उसमें RO का वाटर डाल दिया गया। बट पहले किसी को जिसने भी किया उसको ये चीज़ नॉलेज नहीं थी, तो अब उसके बाद देन उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं किया उसने, तो फिर ये हुआ कि कहीं ये ख़राब तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी इसमें RO का वाटर मत डालिएगा, उसमें ऑयंस नहीं होते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा। ठीक है, आपको नॉर्मल जो वाटर है, टैप वाटर, वो लेना है। तो वही चीज़ है कि जब आप टैप वाटर लेंगे, नॉर्मल वाटर लेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि उसमें ऑयंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसमें जो है फ्रेंड्स अब आज के लिए इतना ही हो गया, और ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया है आपका, ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और लेक्चर को देखिएगा, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा।